लियो चौपाल, देख लियो चौपाल, रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पागरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवा वाला सगळा ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमा गणिसा। भाई बहना जी अपनी चौपाल रे में यहाँ पर रोजीना नवा नवा विषय लेर खासा महत्व चर्चा में करा, खासा महत्व जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे में यहाँ पर एक न्यारो निर्वाल और एक नवादू विषय लेर हताया करसा और खासा महत्व जानकारी हासिल करसा। भाई बहना अपार जो महामारी को दौर चाल रही है, एक मायने लोगों का एक संदेश इन को फूकना चाहिए कि आ बीमारी कहीं है रिसो आप क्या बच सका। हाँ तो आज अपने विषय को इन को एक टॉपिक ले रहे हैं आपको। आज को अपना विषय है कोरोना बचाव और उपचार, और जिसकी जानकारी ले अपने बीच पधारे है खासा नामचीन डॉक्टर साहब है घनश्याम सिंह जी गहलोत साहब जी का एक फिजिशियन है, और आज आपने चौपाल स्टूडियो में पधारे है डॉक्टर साहब गहलोत जी। आपको घणो घणो स्वागत है सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। शू पहले तो हमारे ग्रामीण भाई बहन आप बताओ कि वो एक तो कोविड-19 है और एक कोरोना बीमारी है, आ दोनों कोई अंतर है या दोनों एक ही है? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोरोना वायरस और कोविड-19 ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। कोरोना वायरस एक वायरस का परिवार है जिसमें बहुत सारे वायरस हैं, और ये इंसान और जानवर दोनों को ही अफेक्ट करते हैं, दोनों में ही बीमारी करते हैं, और ये नॉर्मल खांसी जुखाम से लेकर के और सीवियर बीमारी तक ये इंसानों में पैदा कर सकते हैं। कोविड-19 जो बीमारी है जो भी एक कोरोना वायरस से ही होती है। कोविड-19 इस बीमारी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वुहान के चाइना के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में ये पहली बार ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। और ये कोविड-19 एक वायरस जो कोरोना वायरस है उसके जनित ही ये बीमारी है। ये कोरोना वायरस नॉर्मल खांसी जुखाम से लेकर के और बहुत सारी जो सीरियस बीमारी है जो रेस्पिरेटरी तंत्र है, जो ERDS जिसको कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, वहाँ तक, और मल्टी सिस्टम जो हमारे बॉडी के सिस्टम है उसको पूरी तरह से अफेक्ट करती है। ये कोरोना जो वायरस बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, ये पहली बार 1930 में मुर्गियों में इसको देखा गया था, इंसानों में इसको 1960 में देखा गया था। और इसके बाद में ये देखते ही देखते अपन ने देखा कि जो वर्ल्ड वाइड जो पेंडेमिक हो गया है चाइना के वुहान शहर से निकल के, ये पेंडेमिक इससे पहले भी हो चुके हैं कोरोना वायरस के। ये 2002 में और 2003 में जो सार्स था वो सार्स भी एक कोरोना वायरस से ही था, और ये सार्स 2002 और 3 जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये भी 2002 और 2003 में पहले भी हो चुका है। इसी तरह से 2012 और 2013 में मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है ये भी एक कोरोना वायरस जनित बीमारी है। तो ये इसी तरह से जो कोविड-19 है ये दिसंबर 2019 में हुआ, ये भी कोरोना वायरस से जनित ही एक बीमारी है। कोरोना एक वायरस है, एक खतरनाक बीमारी पैदा कर सके। जी आप बताया कि एक नॉर्मल जुखाम सु ले और आदमी का प्राण ले ले अठा तक भी आ समस्या बन सके। बिल्कुल। तो सू पहले कोई आदमी नहीं किया अठा पड़े, किया ध्यान पड़े कि वो कोरोना संक्रमित हो चुकी हो, एक लक्षण कहीं कहीं बताओ आप। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, कोरोना वायरस एक आम खांसी जुखाम की तरह ही दूसरे वायरस जो करते हैं खांसी जुखाम, ऐसे ही स्टार्टिंग में इससे खांसी जुखाम बुखार हो सकता है, सिर दर्द बदन दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। आपको अगर स्मेल नहीं आ रही है, आपको अगर आपका टेस्ट चला गया है, आपके सूंघने की कैपेसिटी चली गई है, आपको चक्कर आ रहे हैं, 25% लोगों में ये दस्त के साथ में प्रेजेंट हो सकता है। तो लगभग 85 से 90% जो लोग होते हैं उनमें ये खांसी जुखाम होकर के नॉर्मली एक वायरल की तरह ही निकल जाता है। लगभग 10 से 15% जो लोग होते हैं उनमें है वायरस जो ये बीमारी है उनको हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत है। उनमें जो लक्षण हैं वो ज़्यादा आते हैं, और ये लक्षणों में जब नॉर्मल खांसी जुखाम से लेकर के जब दूसरे लक्षण जैसे आपको सांस फूल रहा है या आपके छाती में दर्द हो रहा है, आपको बोलने में भी दिक्कत हो रही है, या आपको बिल्कुल घबराहट हो रही है, आपको चलने में भी, टट्टी पेशाब जाने में भी आपका सांस फूल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत आप जो भी आप ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके टच में है उसको तुरंत दिखा देना चाहिए। तो ये इसके आम लक्षण हैं। इस आम लक्षण जो हैं ये इनको आपको नज़र रखना है। एक जी मान लो इस टाइम का कोई आदमी का साधारण जुकाम भी हो सके है,
तो साधारण जुकाम में और एक कोरोना वाली बीमारी में कहीं अंतर करे वो कई बार कहीं को जुकाम लगना आदमी डर जाए टाइम को माहौल चौधरी साहब कोरोना से मैं बीमार हो तो वो हॉस्पिटल में पुग जाए तो नहीं भी हुए तो वो बीमारी ले रहा जाए। तो 20 स्थिति में आदमी ने कहीं करना चाहिए कि जुकाम और अधोनियम की अंतर देखिए ऐसा है, जो नॉर्मल खांसी जुकाम है, कोरोना भी एक वायरस है, वो भी इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है, और दूसरे जो रहीनो वायरस है, 2-3 जो एडिनो वायरस है, रहीनो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सब खांसी जुकाम कर सकते हैं। इनके सबके खांसी जुकाम जैसे ही लक्षण आते हैं। अभी इस टाइम किसी को भी, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पेंडेमिक है, इंडिया में भी बहुत तादाद में जैसे केस फैल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसी को भी, चाहे वो नॉर्मल फ्लू हो, चाहे वो कोविड हो, जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो रहा है तो तुरंत सबसे पहले RT-PCR की जांच करा लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। अगर जांच में आपको कोविड आ जाता है और आपको माइल्ड लक्षण हैं, तो आपको उसी हिसाब से माइल्ड लक्षण है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जो सिम्टोमेटिक इलाज होता है, जिसको हम सिम्टोमेटिक बोलते हैं, बुखार है तो बुखार की गोली ले लो, जुकाम है तो जुकाम की गोली ले लो, सिर दर्द हो रहा है तो उसकी गोली ले लो, और थोड़ी विटामिन की गोली देके माइल्ड केसेज में आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है, बस होम आइसोलेट होने की ज़रूरत होती है। और आप बताएं कि जी हाँ तो संक्रामक बीमारी है, 100 दूसरे में भी लाग चुका है जी। मान लो मेरा परिवार में मैं ही पॉजिटिव आई गो, मैं जांच कराई, मैंने ऐसा कोई हो भाई मेरा कोरोना हो सके, मैं जांच कराई, मैं पॉजिटिव आई गो। बीक के बाद में आप बताएं कि होम आइसोलेट करो, तो बी टाइम का मैंने कहीं कहीं सावधानी रखनी चाहिए कि मेरो रोग दूसरा के नहीं लग जाए। तो एक में पेशेंट ने कहीं सलाह देना चाहो कि वो की प्रकार और लोगों से दूर रहे, कहीं कहीं आचरण करे, की प्रकार से। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया है। इसमें देखो सबसे पहले अपन को ये सोचना पड़ेगा कि होम आइसोलेशन, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि होम आइसोलेशन अपन को किन को करना है। ये कह सकते हैं कि जो कोरोना है, ये कोविड-19 बीमारी है, इसको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसके लक्षणों को, माइल्ड लक्षण, मॉडरेट लक्षण और सीवियर लक्षण। अब ये किसी को अगर माइल्ड दीजिए, पहली बात तो ये होता कैसे है, ये जनरली इसके वायरस हैं। जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं या तेज़ी से बोलते हैं, तो हमारे जो हमारे श्वसन तंत्र में इसके वायरस हैं, अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो वो जोर से खांसता है, छींकता है, तो उसका वायरस बाहर आ जाता है हवा में। और जनरली जो कोरोना वायरस होता है, इसके जो वायरस होते हैं वो ड्रॉपलेट्स में होते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स थोड़े हैवी होते हैं और वो 1-2 घंटे के बाद में नीचे सिंक कर जाते हैं, नीचे फैल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। सपोज मेरे को कोरोना है, तो मैं जब भी खांसूंगा, छींकूंगा या तेज आवाज में बात करूंगा, तो जो वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं मेरे सराउंडिंग जो भी आइटम रखें, फर्श है, टेबल है, कुर्सी है या लैपटॉप है, या जो भी आपके सराउंडिंग जो सरफेस है उस पर आके गिर जाता है। और ये वायरस उस सरफेस पे लगभग ऐसा देखा गया है, मेटल है, प्लास्टिक है, पेपर है, इन पे लगभग 2 से 3 दिन तक ये जीवित रहता है ये वायरस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उस जो सरफेस है उसको जब कोई दूसरा आदमी टच करता है या दूसरा आदमी उस पर आके बैठता है और टच करता है, तो उसके उस हाथ के थ्रू, जैसे ही हम टच करते हैं और अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं, अपनी नाक की तरफ ले जाते हैं, तो ये वायरस हमारे मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से हमारे अंदर चला जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने हैंड वॉश करके बैठो, या बार बार आपके हाथ धो। आपको चाहे वो चाहे आप उससे सैनिटाइजर से, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है उससे धो, या सिंपल सोप से धो लो, लेकिन आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अपने हैंड वॉश करना इसीलिए ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि ये वायरस जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो 2-3 घंटे तक, अगर क्लोज रूम है या क्लोज कोई हॉल है तो उसमें 2-3 घंटे तक ये हवा में भी रह सकता है। तो हमारे सराउंडिंग 1 से 2 मीटर तक की दूरी में, 2 मीटर तक की दूरी में अगर कोई पर्सन है और किसी ने छागा छींका, तो उसको ये डायरेक्टली उसके मुंह में जा सकता है या डायरेक्टली उसकी नाक के थ्रू उसके श्वसन तंत्र में जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि 1 से 2 मीटर की जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है। और तीसरा ये होता है कि हम जो मास्क लगाते हैं उसका लॉजिक भी है कि जब भी हम खांसते हैं या छींकते हैं या तेज आवाज़ में बात करते हैं, तो वायरस हमारे मुंह से बाहर की तरफ नहीं जाता है, इसलिए बाहर वालों को उसके स्प्रेड होने के चांस नहीं रहते हैं। अब तो ये तो स्प्रेड इस तरह से होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया था कि होम आइसोलेशन, तो होम आइसोलेशन में इस वायरस में लगभग 90 से
90 से 85 से 90% लोगों में वायरस के माइल्ड लक्षण होते हैं, जो सिंपल खांसी जुकाम और बुखार होकर के निकल जाते हैं, और 10 से 15% लोग होते हैं उन्हीं को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत होती है। जो 85 से 90% लोग होते हैं जिनको अपन बोलते हैं कि होम आइसोलेट होना है, तो होम आइसोलेट के लिए उन लोगों में 2-3 सावधानियां रखनी है। सबसे पहले उनको अपना टेम्परेचर देखना है कि उनको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है, हाई ग्रेड फीवर 5 दिन से ज़्यादा तो नहीं है, उनकी जो श्वसन की गति है, जो सांस लेने की गति है वो तो तेज नहीं है, या फिर उनको सांस तो नहीं फूल रहा है, या फिर उनके ऑक्सीजन का लेवल है वो 94% से कम तो नहीं हो रहा है। ये 3-4 चीज़ों का सावधानी रखें। तो फ्रीक्वेंटली वो अपना टेम्परेचर देख सकते हैं, और जो पल्स ऑक्सीमीटर है, सो अपनी ऑक्सीजन भी देख सकते हैं। जब भी ये 3 चीज़ें होती हैं तो वो अपने जिस भी फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले रहा है तो उससे एक कांटेक्ट में रहना चाहिए उसको। अब सावधानी माइल्ड केस में होम आइसोलेशन में मेनली है कि होम आइसोलेशन के लिए सबसे बेस्ट स्पेस होता है अपना घर होता है, तो घर में अपन को एक सेपरेट रूम होना चाहिए। कोशिश हो कि उसमें लैट्रिन बाथरूम उसके अटैच हों, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसकी खिड़कियां एकदम जो हवा का आदान प्रदान है वो एकदम क्लोज चैम्बर नहीं बनना चाहिए, वो होना चाहिए। और तीसरा, जिसमें भी पेशेंट रहता है, जिसमें होम आइसोलेटेड जिसमें भी है, वो कोशिश करे है कि उसमें अपने जो खाने के बर्तन हैं खुद ही वॉश करे, अपना जो दूसरी चीज़ें रूटीन कपड़े अपने धोना है वो खुद ही अपने कपड़े वॉश करें, और दूसरे लोग जो घर के दूसरे मेंबर हैं वो थोड़ा डिस्टेंस रखें। जब भी उनको खाना देते हैं या उनकी ज़रूरत की चीज़ देते हैं तो मास्क लगा के उनके वहाँ पे जाना है, और उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है, और खुद को भी मास्क लगा के रखना है। ये सारे लोगों को, घर के मेंबरों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, उससे मास्क लगा के रखना है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है। तीसरा, जो कोविड पॉजिटिव हैं और जो होम आइसोलेटेड हैं उनके लिए स्पेशली ध्यान रखना है कि वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है उसको व्यवस्थित रखें, वो टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, और हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिटिव डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें। उसमें हेल्दी डाइट में कह सकते हैं कि ताज़ा फ्रूट्स लें, हरी सब्जियां लें, और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लें, जिसमें स्प्राउट्स वगैरह भी आते हैं, तो स्प्राउट्स प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लें, और थोड़ा थोड़ा लें। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, वो सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, और भी लिक्विड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो हाइड्रेशन को प्रॉपरली मेंटेन करके चलना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है। और दूसरा, उनको जो नियमित एक्सरसाइज, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज हैं, वो नियमित उनको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है। और अगर वो 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं तो 6 मिनट चल के अपने रूम में 6 मिनट चल के अपनी ऑक्सीजन अपन देख सकते हैं। अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट में ऑक्सीजन 94% से कम है, या रूम एयर पे रूम में भी ऑक्सीजन 94% से कम है, तो भी वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशल जो सावधानी है इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी रूटीनली योगा, व्यायाम, प्राणायाम जो भी वो कर सकते हैं वो रूटीन एक्टिविटी में डेली करें। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी दी। एक पेशेंट है भी ने कई प्रकार से रहणु है, बीका घरवाला है भी कई प्रकार से रहे, साथ में भी कहीं कहीं खान पान लेना चाहिए, अब भी जानकारी आपने दे दी। अब इस गए एक महत्वपूर्ण जानकारी आ निकल रहा है कि जिसको कोरोना पॉजिटिव है वो घर में है, यानी कि कौन सी कंडीशन बने जदी भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि किस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल ले। अगर माइल्ड केस है तो जैसे मैंने बताया था कि माइल्ड केस है तो उसमें आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में थर्मामीटर है, आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर है, तो दोनों को आप मॉनिटरिंग करते रहिए। आपका अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से कम नहीं है, 94% से कम नहीं है, अगर बुखार आपका 5 से 7 दिन तक हायर ग्रेड है, आपको सांस नहीं फूल रहा है, या आपके छाती में दर्द नहीं है, या चलने से आपका सांस फूल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है सांस लेने में, तो ही आपको हॉस्पिटल की तरफ या आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे कंसल्ट करना चाहिए। जो मॉडरेट केस होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक मॉडरेट और एक सीवियर, तो मॉडरेट जो केस होते हैं, मॉडरेट कंडीशन उसको कहते हैं, जिसमें अगर आपका ऑक्सीजन 90 से 93% है, और आपकी जो श्वसन की गति है, आपकी जो सांस लेने की गति है, वो 24 सांस 1 मिनट में ज़्यादा होता है, एक मिनट में 24 सांस से अगर आपकी सांस की गति ज़्यादा है तो आपको हॉस्पिटल का सपोर्ट लेना चाहिए, और आपके ट्रीटिंग फिजिशियन का आपको सपोर्ट लेना चाहिए। आपको हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए, अदरवाइज आपको माइल्ड केस में हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
आप एक बात बताइए कि 24 सांस एक मिनट में होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा सांस आ रही है यदि अपन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऑक्सीजन को लेवल बताइए 94 है, 20 कम है यदि अपन हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एक आजकल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि अगर ऑक्सीजन को लेवल कम है तो बिना आप उल्टो लिटाए, और वो कहीं सिस्टम में थोड़ा बताओ, कहीं सही है गलत है, कहीं ये भी बहुत अच्छा वो है। और ये कोरोना जो पेशेंट होते हैं जिनको माइल्ड या मॉडरेट डिजीज रहती है, तो उनके लिए ये एक एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने की और अपनी बॉडी की जो हमारी रेस्पिरेटरी तंत्र है, जो श्वसन तंत्र है, उसकी मसल को मजबूत करने की एक तरह से एक एक्सरसाइज होती है। हमारे श्वसन तंत्र की जो मसल अगर मजबूत होंगी और लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ये जो इसको हम प्रोनिंग पोजीशन कहते हैं, ये प्रोनिंग पोजीशन ये होती है। इसमें जनरली थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे जो फेफड़े का लगभग 70% पार्ट होता है वो पीछे की तरफ रहता है, पीठ के बल रहता है, और लगभग 30% का जो वाला पार्ट है वो छाती की तरफ रहता है। तो जो 70% वाला पार्ट है, जब भी हम प्रॉन पोजीशन या टमी के बल या पेट के बल लेटेंगे तो जो 70% वाला पार्ट है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और वो लंग एक्सपेंड हो जाएगा, लंग थोड़ा उसको फूलने को स्पेस मिल जाएगा, दबेगा नहीं, तो उससे हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, लंग एक्सटेंड होगा तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको जो करने का जो प्रॉपर तरीका है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कम से कम 3 से 4 पिलो की जरूरत रहती है, तकियों की जरूरत रहती है। इसमें आप जो भी बेड है आपका, उसको फ्लैट करके, बेड को फ्लैट करके एक तकिया आपकी छाती पे उल्टा लेट के एक तकिया अपनी छाती पे लगा सकते हैं, दूसरा तकिया आपके पेट पे लगा सकते हैं, तीसरा तकिया अपनी थाई पे लगा सकते हैं, और चौथा तकिया आपके पैरों के नीचे लगा सकते हैं। इस तरह से लेट के आप डीप ब्रीथ करोगे, गहरे गहरे सांस लोगे, गहरे गहरे सांस लेके और फिर थोड़ा होल्ड करोगे, गहरे गहरे सांस फिर लोगे, 3-4 बार आप गहरे गहरे सांस लेके एक बार आप डीप ब्रीथ करोगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यू लगभग 30 मिनट से और 2 घंटे तक रोटेशन में करनी चाहिए। इस तरह से जो प्रॉन पोजीशन है, लेट के टमी के बल पे। दूसरा, इस पोजीशन में जब 30 से जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इतना करना चाहिए, 30 से 2 घंटे के बीच में करना चाहिए। लगभग जब ये पूरी हो जाती है तो उसको राइट साइड टर्न ले लेना चाहिए, वही 30 मिनट से 2 घंटे के लिए, और वही फिर जब ये पीरियड पूरा हो जाता है तो 30 मिनट से 2 घंटे के लिए लेफ्ट साइड टर्न ले लेना चाहिए और डीप ब्रीथ करनी चाहिए। और फिर रोटेशन में वापस से आप सेम पोजीशन में लेट सकते हैं बैक के बल। जब भी किसी पोजीशन में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, या आपके ऑक्सीजन का सैचुरेशन 4% से कम हो रहा है, तो उस पोजीशन को तुरंत आपकी कंफर्टेबल पोजीशन में चेंज कर लेना चाहिए। तो ये प्रोनिंग पोजीशन होती है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने की एक बेहतर एक्सरसाइज है। तो इसको होम आइसोलेशन वाले लोगों को स्पेशली डेली करना चाहिए। ऐसे ही जो मॉडरेट केस हैं उनको भी इस एक्सरसाइज को डेली करना चाहिए। यानी आ एक्सरसाइज तो इनका इसका निरोग आदमी वे भी कर सके, बाकी भी फायदेमंद है। और अभी का मैंने 4 तकियां की आवश्यकता है, एक छाती के नीचे, एक अपने पेट के नीचे, एक जंघा के नीचे और एक पघा के नीचे। और भी के बाद में आधी घंटा लेटे रहे, लंबा सांस लेने के बाद में पहली दाहिनी करवट आधी घंटा रहूं, फिर बाई करवट आधी घंटा रहूं। और एक प्रकार से करशो तो निश्चित रूप से अपना जो फेफड़ा को जो क्षेत्रफल वो बढ़सी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलसी, रक्त को संचरण ज्यादा होसी। प्रोनिंग जो पोजीशन है आप बहुत शानदार बताई। और आपने जगह जितना भी जो मान लो होम आइसोलेशन जगह भोगरिया है भाई को प्रयोग जरूर करना चाहिए। अच्छा, आप कोरोना पॉजिटिव है 11 के बाद में अपन अलग अलग हो गया, आप ठीक हाँ, तो अपन कता दिन बाद में वापस जांच करवानी चाहिए कि आप नेगेटिव वहाँ भी को ध्यान पड़े? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना जो पेशेंट होते हैं, जनरली जो माइल्ड केस होते हैं, जो 85 से 90% लोग होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, और ये कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन से अगर कोई बुखार उखार नहीं है, पिछले कंटिन्यूशन में 3 दिन से कोई बुखार नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रहा है और कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जांच दोबारा से कराने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल जो ICMR की गाइडलाइंस हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से 10 दिन के बाद में और कोविड-19 का जो RT-PCR टेस्ट है उसको कराने का कोई भी औचित्य नहीं होता है अनटिल अनलेस जब तक कोई लक्षण नहीं होते हैं। 3 दिन तक बुखार नहीं आवे तो भी के बाद में अच्छा फिर वो सब बाजार में निकल सके, आराम से जा सके, खटे भी। आइसोलेशन 14 डेज के लिए करना चाहिए।
अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है, क्यों वायरस की जो हाफ लाइफ होती है वो 14 डेज होती है, तो होम आइसोलेशन जब भी माइल्ड केस होता है तो कंप्लीट 14 डेज होम आइसोलेशन करना जरूरी है। तो वो एकदम ठीक होएगा साहब, एकदम कोरोना हाँ, एक बार एकदम ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद में भी जब भी वो बाहर जाते हैं या कहीं पे भी कुछ भी करते हैं तो उसमें प्रिकॉशन, जो 3 प्रिकॉशन है वो हमेशा ध्यान रखनी है। वो चाहे वैक्सीन लग जाओ जब भी ध्यान रखनी है, या वैसे भी ध्यान रखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करना ही है, साथ में मास्क कड़ाई से लगाना ही है, और अपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है वो बराबर करते रहना चाहिए सबके लिए, उसके लिए नहीं, सबके लिए ही ये बहुत जरूरी है। इस संक्रमण का काल के मायने बिया तो भीड़ भाड़ में जाबो बयान की एक तरीके से पाप है, गलत है, नहीं जानू चीजें बाई दबे फिर भी कोई की मजबूरी होगी भी ने बाहर निकलना पड़गो, तो आप एकदम निरोगा हर फिर भी बाहर निकलना जब अपन कहीं कहीं सावधानी रखनी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि देखो अनयूजुअली बिना किसी वजह अनटिल अनलेस आपको इमरजेंसी नहीं हो या कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो, तब तक आप सभी आम पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो बाहर बिल्कुल नहीं जाएं, वो अपने घर पे रहें। सबसे सुरक्षित जगह वही है। आपको अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको अगर बहुत काम है, तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है, 2 मीटर की दूरी रखनी है, मास्क लगा के जाना है अच्छी तरह से, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है। ये सोप से भी कर सकते हैं या जो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है उससे भी आप ये कर सकते हैं। और जो गैदरिंग भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं उसमें नहीं जाना है। अगर आपको थोड़े भी लक्षण दिखते हैं, अपने आप में थोड़े भी लक्षण दिखने हैं, माइल्ड लक्षण भी आप में आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को होम आइसोलेट कर लें और अपनी RT-PCR की जांच तुरंत करा लें उसी टाइम। एक 1200 बाजार में कोई जा रहा है 2-3 घंटा के लिए काम हो और वो ज्यादा आपके घर में बढ़े, तो बी टाइम का भी ना कहीं कहीं करना चाहिए कि वो दूसरा का नहीं लग जाए। भाई मान लीजिए शरीर के भी कटे चिपकड़ो तो कहीं भी साफ करो। नहीं, वही है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क लगा के जाएंगे और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से या वापस आकर के अपने जो सोप है उससे हैंड वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, तो दूसरों के लगने के बहुत कम चांस होते हैं। अच्छा, जगह का कहीं का वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीन लगवा ली, कहीं बाकी भी कोरोना दोबारा हो सके? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे 1 डोज लग चुका है, चाहे 2 डोज लग चुका है, उनको भी दोबारा कोविड हो सकता है, उनको भी कोरोना बीमारी दोबारा हो सकती है। उनको भी कड़ाई से वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करनी है। एक शहरा का में तो थोड़ी जागरूकता भी है, लोग यहाँ प्रशासन को भी दबाव है तो डरता भी लोग, बिनु भय ना ही प्रीत गोसाई, तो भय के कारण वह प्रीत है। लेकिन गाँव में आज भी देखा बड़का गट्टा पर बैठे 4 आदमी ताश खेल रही है, मास्क भी नहीं है, बा और के माने को तो गोहिरो ही को नहीं खाए, माँ के क्यों ही को नहीं, बुजुर्ग लोग है, तो बा लोग आप कहीं कहना चाहो? हाँ, मेरे सभी जो इस तरह से करते हैं उन भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बिल्कुल अभी ये वर्ल्ड वाइड, केवल हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो पैंडेमिक बीमारी फैली हुई है, इसका कंट्रोल हमें अपने हाथ में। हम अगर इस तरह से लापरवाही करेंगे, ग्रुपों में रहेंगे, ग्रुपों में बैठेंगे, ग्रुपों में खेलेंगे या सोशल गैदरिंग करेंगे, तो ये आपकी जान के लिए तो खतरा है ही है, ये दूसरों की जान के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे के इसी तरह से फैलती है, तेजी से फैलती है इसी तरह से। इसलिए जहाँ पे भी जो भी ग्रामीण इलाके हैं, जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि वो इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करें। इस बीमारी की जो सीरियसनेस है उसको समझें। हजारों मौतें डेली की हो रही हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल सिंसियरली लें और इस तरह से जान जोखिम में खुद की भी नहीं डालें और दूसरे की भी जान जोखिम को नहीं डालने दें। मैं भी आप सगड़ा से अरदास करूं कि मास्क लगाओ माइता रमणी छोड़ो तास, मास्क लगाओ माइता रमणी छोड़ो तास, ये बड़गट्टा ने छोड़ दियो हाथ जोड़ अरदास। एक डॉक्टर साहब अबार कई वैक्सीन आ रही है, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए अपन? अच्छा, वैक्सीन का, हाँ देखो, वैक्सीन क्यों लगवाते हैं? सबसे पहले तो वैक्सीन के बारे में अपन को सोचना चाहिए। वैक्सीन हम इसलिए लगवाते हैं कि वैक्सीन से, जैसे बच्चों में भी अपन टीके क्यों लगवाते हैं? बच्चों में भी टीके इसलिए लगवाते हैं कि कुछ बीमारियां होती हैं, उनसे हम अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकें। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता एक इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, जो सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी में कुदरती कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया या फंगस हमारे अंदर जाता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर जाता है,
तो हमारी बॉडी के जो सैनिक होते हैं, जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जिसको सैनिक के रूप में दूसरी तरह से जो इम्यूनिटी होती है, जो एंटीबॉडी होती हैं, उस चीज़ पे हमला कर देती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से जो कोरोना वायरस है, इसका भी जो टीका लग रहा है उसका भी यही काम है। जैसे ही हम ये टीका लगवाएंगे तो दोनों टीके लगने के बाद में 2 सप्ताह के बाद में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कोरोना वायरस या कोरोना वायरस के प्रति, वो उत्पन्न हो जाती है और उससे काफ़ी हद तक हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। अब जो वैक्सीन है, अभी जो हिंदुस्तान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन चल रहे हैं, दोनों ही वैक्सीन सेफ हैं, दोनों ही वैक्सीन इफेक्टिव हैं और दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सटीक हैं, अच्छे हैं। वैक्सीन का काम इतना होता है कि ये जो सीरियसनेस है, जो कॉम्प्लिकेशन है बीमारी के, जो मॉर्टेलिटी है, उसको कम करने के लिए वैक्सीन का उपयोग होता है। वैक्सीन लगने के बाद में ये ध्यान रखें कि जो सावधानियां हैं अपनी, सोशल डिस्टेंसिंग जो रखना है, मास्क लगाना है और जो अपना हैंड वॉश करना है वो बराबर वैसे ही करना है जैसे पहले करना है। एक डॉक्टर साहब चलता चलता एक जानकारी और दो, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका के मायने नहीं लगा सके? जी आजकल कई हम देखो खून पतला करवा की दवाएं ले रहे हैं, कोई डायबिटीज की दवाएं ले रही है, तो और बता जाओ। देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी दवाई ले रहे हैं, चाहे आप शुगर की ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, हार्ट की ले रहे हैं या कोई भी दूसरी दवाई चल रही है, किसी दवाई का इस बीमारी के साथ, इस टीके के साथ में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई इससे वो नहीं है कि ये दवाई ले रहे हैं तो आप ये टीका नहीं लगवा सकते। आप बिल्कुल पूरा जो एस्पिरिन ले रहे हैं वो भी ये टीका लगवा सकते हैं और दूसरी दवाई ले रहे हैं वो भी ये टीका लगवा सकते हैं। केवल एक ध्यान रखनी है, जिनको एंटीकोगुलेंट, जिनके पहले वाल रिप्लेस हो रखे हैं, जिनको वारफेरिन या एसीट्रोन नाम की जो दवाई चल रही है, तो उन लोगों को जो INR की जांच होती है, उन लोगों को वो INR की जांच करा लेनी चाहिए और वो INR की जांच 3 से कम होनी चाहिए। बाकी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, इसको कोई भी बीमारी वाला लगा सकता है। यानी कि हर बीमारी अड़ो, हर मांदगी अड़ो आ वैक्सीन लगानी चीजें भी ने, वो भी कोई नैतिक दायित्व है जिया डॉक्टर अपन राय दे कि माननो चीजें। और रही बात की वाल जका का बदलेड़ा है, भाई डॉक्टर ना जांच करवा और भाई जी राय दे भी हिसाब से भी लगवा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप चौपाली स्टूडियो में पधार्या और खास हमें तो जानकारी दी, ये वास्ते आप घणो घणो धन्यवाद, आपने घना घना रंग। और भाई बहन आप समय की भी मर्यादा में फिर मिल जाए एक नया विषय के साथ। जत्तानी चाह आपसे इजाजत, राम राम सा, खमा गणेशा।